नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी 4.0 शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये सभी पिछले एग्जाम के चुने हुए प्रश्न पत्र हैं जो एग्जाम हो चुके हैं शिक्षक भर्ती या अन्य किसी परीक्षाओं से बिहार के ही। तो इम्पॉर्टेंट इसमें सारे प्रश्न होंगे आपके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न और इसमें विशेष चर्चा के साथ शुरू करते हैं। बीपीएससी में जो भी प्रश्न आपके आने की संभावना है। प्रश्न है हमारा, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? भागलपुर, सारण, पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण? लेकिन एक बात मैं प्लस करने से पहले बता दूं, जिस किसी को पीडीएफ ऐसी चाहिए या बुक चाहिए तो आप मेरे सरल एग्जाम यूट्यूब चैनल जो पढ़ते हैं उसी के नाम से आपका सरल एग्जाम करके टेलीग्राम चैनल है, ठीक, उसमें आप जुड़ जाइए। और किसी भी परीक्षा के लिए, मैं पर्सनल बिहार या यूपी के लिए नहीं बता रहा हूँ, किसी भी परीक्षा के लिए आपकी तैयारी जो लगी हुई है उससे संबंधित आपको पीडीएफ या बुक्स चाहिए ऐसे ही है पूरी बुक, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा तुरंत। तो आप लोग उसमें जुड़ना ना भूलें। और जो भी मेरी क्लास होती है लिंक्स के द्वारा ग्रुप में डाल दिया जाता है, तो आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं। सरल एग्जाम करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक, आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं। और पीडीएफ और परीक्षा से संबंधित जो भी जानकारी हो या अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप उसमें आके बात कर सकते हैं, ठीक। तो अब बात करते हैं प्रश्न की। तो प्रश्न हमने बताया है कि हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? ऑप्शन है भागलपुर, सारण, पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, भागलपुर में। तो बिहार के भागलपुर में उत्तर प्रदेश व उत्तर भारत का पहला और भारत का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया। अन्य 3 बर्ड रिंगिंग स्टेशन के बारे में बताएं तो तमिलनाडु चेन्नई में है, राजस्थान के जयपुर में और उड़ीसा के भुवनेश्वर में। प्रवासी पक्षियों के अवलोकन, निगरानी और अनुसंधान के लिए बर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की गई है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरू किया? कैमूर टाइगर रिजर्व, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये बिहार का पहला है। कांवड़ लेक, ये वहाँ की रामसर साइट है। और एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिहार में वाल्मीकि टाइगर है। ये कहाँ? पश्चिमी चंपारण में आपको पड़ेगा ये, ठीक, वेस्ट चंपारण में। गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश की बात करें तो महाराजगंज में खोला गया है गिद्ध संरक्षण केंद्र। और इसके बारे में बताएं तो पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पीआरटी में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की तर्ज पर एक गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया। और बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने हाल ही में संरक्षित क्षेत्र में 150 पक्षियों को देखे जाने के बाद गिद्धों के संरक्षण की योजना शुरू कर दी, ठीक। आगे बात करें, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? ऑप्शन है मलिक हुसामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी और इब्राहिम या दरिया खां लुहानी। तो इसका राइट आंसर है बख्तियार खिलजी। राइट आंसर इसमें बी है, ठीक। तो बख्तियार खिलजी के बारे में सभी को पता होगा, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भी थे उसको नष्ट करने में यही था। तो बिहार के तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्न बख्तियार खिलजी का पूरा नाम था, याद रखना। और बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सैन्य सिपाह सलाहकार था। उसने बंगाल और बिहार के पूर्वी भारतीय क्षेत्रों पर मुस्लिम विजय का नेतृत्व किया और खुद को उनके शासक के रूप में स्थापित किया। वह बंगाल के खिलजी वंश के संस्थापक थे और जिसने बंगाल पर 1203 से 1227 तक एक छोटी अवधि के लिए शासन किया था, ठीक। अगला हमारा प्रश्न, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है सत्येंद्र प्रश्न सिन्हा, श्रीकृष्ण सिंह, ब्रज किशोर या बीपी मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है सिन्हा थे शायद, एक मिनट देखते हैं। सत्येंद्र, हाँ, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, ठीक। तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ब्रिटिश भारत के एक प्रमुख वकील और राजनेता थे। वह बिहार और उड़ीसा के पहले राज्यपाल, बंगाल के पहले भारतीय एडवोकेट जनरल और वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय और ब्रिटिश मंत्रालय के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के रूप में जाना जाता है, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू और कान्हू आप सुने होंगे, तो यही इसके नेता थे प्रमुख।
राइट आंसर इसमें बी होगा। अब इसके बारे में चर्चा करें तो संथाल समुदाय के लोग सिंहभूम, मिदनापुर, हजारीबाग, बाकुंडा और मानभूम क्षेत्र में रहते थे। संथालों ने अंग्रेजी शासन के अत्याचार और अधिकतर नीति से परेशान होकर सन 1855 में विद्रोह किया था। संथाल विद्रोह के 4 भाई सिंधु, कान्हू, चांद और भैरों ने मिलकर संथाल समुदाय को एकत्रित किया। 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले 2 भाइयों सिद्धू और कान्हू ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। ठीक। बिहार का चेरो विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1832, 1882, 1798, 1784। तो ये हुआ था 1798 में। सी ऑप्शन इसका सही होगा। आधिकारिक रूप से चेरो विद्रोह जो है 1798 की चेरो जनजाति के लोगों ने किया और इसका नेतृत्व भूषण सिंह जमींदार ने किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1912 दिल्ली राजधानी कोलकाता से बनी, 1936 या 1956, 2000। तो राइट आंसर इसका होगा बी ऑप्शन 1936 में। ठीक। तो 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग होकर एक नए प्रांत के रूप में गठित हुए थे। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गए और इसके बाद 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर उड़ीसा प्रांत बनाया गया और शेष क्षेत्र बिहार बना था। अगला है, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो सभी को पता होना चाहिए। ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। राइट आंसर इसका सी होगा। तो आधिकारिक रूप से बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और बिहार की सीमा उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में झारखंड से लगती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या बताएं तो 10,40,99,452 है। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है, कोसी नदी है, सभी को पता है, बच्चों को पता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब बिहार के बारे में बताएं तो कोसी नदी जो है नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से बिहार में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक। अगला है, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? राइट आंसर इसमें सासाराम ए में, और एक मिनट, ए में सासाराम, बी है नवादा, सी है कैमूर, डी है रोहतास। तो सी है कैमूर इसका राइट आंसर। तो बिहार के प्रमुख जलप्रपात के बारे में बता दें तो ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो ये आपका नवादा में पड़ेगा। तेलहर कुंड आपका कैमूर में, करकट जलप्रपात आपका कैमूर में, दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में पड़ेगा आपका। कर्मनासा जलप्रपात ये आपका बक्सर में है और धुआं कुंड ये आपका सासाराम और मंजर कुंड आपका सासाराम में पड़ेगा। ठीक। आगे बात करें, एशिया की सबसे बड़ी तथा ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार के में कौन सी है? घोघा झील, कांवर झील, अनुपम झील, कुशेश्वर झील। तो इसका राइट आंसर कांवर झील। बिहार की पहली रामसर साइट भी है ये। वर्तमान में 3 हो गई, नागी नकटी बनी है भी। तो कांवर झील बेगूसराय के मझोल गांव में स्थित है और इस झील का क्षेत्रफल जो है 16 वर्ग किलोमीटर है। यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है जिसका निर्माण गंडक नदी के विसर्पण के कारण हुआ। ठीक। ये गोखुर झील क्या होती है हम बता दें आपको। तो जैसे आपकी ये नदी है, कहाँ से निकलती है? एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील और गंडक नदी है। ठीक। गंडक नदी की कोई एक धारा छोटी सी इधर निकल गई और ये पूरी नदी दबा है, तो ये आपका बन गया गोखुर झील। ठीक। गाय को खुर की आकार के, तो इसे कहते हैं गोखुर झील, ये बन गया है। ठीक। यही होता है, गोखुर झील का निर्माण ऐसे ही होता है। ठीक। आगे बात करें, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार है? तो सभी को पता होना चाहिए, जमुई है जिला ये। सोने के भंडार इसमें बहुत है और इसमें बताएं तो बिहार के जमुई जिले में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है और इस खदान में इतना सोना है जितना देश में कहीं और नहीं है। अकेले 44% सोना जमुई जिले के इलाके में होने की संभावना है। बाप रे बाप। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर है, ऑप्शन में ये है सिल्क सिटी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक। और इसके बारे में बता दें तो ये है भागलपुर। तो बिहार का भागलपुर जो है
विश्व में ज्ञान अर्जन का केंद्र बिंदु रहा है और भागलपुर बिहार की दो बड़ी नदियों गंगा और कोसी के तट पर स्थित है, जो प्राचीन सामरिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से न केवल अति महत्वपूर्ण जिला है बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भागलपुर सिल्क उद्योग के साथ साथ कतरनी चावल जो है जीआई टैग मिला है और जर्दालू आम की खुशबू के लिए भी प्रसिद्ध है, दोनों को जीआई टैग दिया गया है और यह शहर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भागलपुर का टसर सिल्क विश्व विख्यात है और देश में झारखंड टसर शिल्प उत्पादन में अग्रणी है। अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता कितनी है, तो ये प्रश्न पूछा गया है आपका। ये 51.55% जीरो है, तो 51.5% है। ये पिछले एग्जाम में आया था बिहार में। तो बिहार राज्य की कुल जनसंख्या और कुल साक्षरता दर बताएं तो 61.80 है, याद रखना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें से साक्षरता से, क्योंकि प्रश्न पूछे गए इसमें। बिहार राज्य में पुरुष साक्षरता अगर बात करें तो 71.20, इसको भी याद रखना। और बिहार राज्य में महिला साक्षरता पूछे तो 51.5%। बिहार राज्य की साक्षरता दर की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम कौन सा है, तो 28वां है। पढ़ाई लिखाई में 28वां नंबर है, क्योंकि सबसे पिछड़ा है साक्षरता में। बात करें बिहार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो रोहतास है, ये भी याद रखना। बिहार राज्य में न्यूनतम साक्षरता वाला पूर्णिया है और बिहार राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला कौन सा है, तो रोहतास है। और बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा, रोहतास है। और बिहार राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। बिहार राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ, तो सहरसा में है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन कौन सा है, तो बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर वृद्धि हुई थी। बिहार में द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की दर वृद्धि हुई थी और बिहार में तृतीय क्षेत्र के 8.5% की उच्चतम दर से बढ़ा था और बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई। तो इसका राइट आंसर यही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की वृद्धि दर हुई थी और आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि में विभिन्न क्षेत्र में वृद्धि बताएं, तो प्राथमिक क्षेत्र में 2.3 है, द्वितीय क्षेत्र में 4.8 हुई है, तृतीय क्षेत्र में 8.5। वर्ष 2019-20 में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला जो है पटना है, 1.3 लाख रुपया प्रति व्यक्ति। ठीक, वर्ष 2019 से 20 में सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला जीएसडीपी वाला जिला कौन सा, शिवहर है, 19,000 रुपये प्रति व्यक्ति। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो इधर है शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अनुक्रम कौन सा है, तो शहरीकरण में नालंदा मुंगेर पटना, नालंदा पटना मुंगेर, पटना मुंगेर नालंदा या मुंगेर नालंदा पटना। तो राइट आंसर है नालंदा मुंगेर पटना, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बिहार में शहरीकरण वाले शीर्ष 3 जिले क्रमशः पटना, मुंगेर व नवादा है। नालंदा है। पटना जिले में शहरीकरण का स्तर सर्वाधिक है 44.3% और इसके बाद मुंगेर 28.3% और नालंदा जो है 26.2% है। ठीक, अगला हमारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुमान कितना है, तो ये आपका 3.47% है, इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ये आपका इतने करोड़ रुपए बजट था और राजकोषीय घाटा इसके बताएं तो कुल गैर ऋण व्यय, कुल गैर ऋण आय का 25,88,510 करोड़ रुपए और जीएसडीपी जो है 3.47% है। अगला है वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चित भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, सभी के लिए वायु मार्ग। का राइट आंसर यही है, सभी के लिए वायु मार्ग। तो 7 निश्चित भाग 2 योजना के अंतर्गत हम बता दें कौन कौन सी चीजें हैं। तो आपका है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा और कनेक्टिविटी होगी और आसान। ये है 7 चीज़ें। प्रति व्यक्ति आय के आरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर। अब देख लो एक बार, दूसरे में शिवहर अररिया है, तो इसका हम राइट आंसर यही है बता दें, तो
एक मिनट। नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर, ये हैं आपके क्रम। तो बिहार के विभिन्न जिलों में पटना में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा 1,31,064 रुपये है। इस मामले में शिवहर सबसे नीचे है। वहाँ के लोगों की सालाना औसत आय जो है 19,592 रुपये है। पटना में प्रति व्यक्ति आय शिवहर की 7 गुनी है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ? तो सभी को पता होना चाहिए। आज़ाद दस्ता जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये जयप्रकाश नारायण ने इसका गठन किया था, क्योंकि ये जेल से भाग गए थे। हजारीबाग जो जेल थी बिहार में, उसमें जयप्रकाश नारायण बंद थे और दीपावली के दिन फरार हो गए अपने 7 मित्रों के साथ शायद। तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन को ब्रिटिश सरकार द्वारा बलपूर्वक दबाने का प्रयास किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि क्रांतिकारियों को गुप्त रूप से आंदोलन चलाने पर बाध्य होना पड़ा। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के तराई के आज़ाद दस्ता संगठन किया। नेपाल का तराई जो है जंगल में, ये बकरी का टापू था, वहीं पे भाग गए थे और वहीं पे इन्होंने आज़ाद दस्ते का गठन किया था। 67वां कैंसल्ड बीपीएससी जो पेपर कैंसिल हुआ था उसके विषय में उसका पेपर है। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो इसका राइट आंसर है 25,511 करोड़। ठीक, तो बिहार के वित्त मंत्री श्री तार किशोर प्रसाद ने 22 फरवरी 2021 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश किया। इस बजट के अनुसार 2021-22 में राजकोषीय घाटा जो है 22,511 करोड़ रुपए और जीएसडीपी का 2.97% होने का अनुमान रखा गया था। अगला है वर्ष 1917 के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है, तो ये राम मनोहर लोहिया इससे संबंधित नहीं थे। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो 1917 में गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर चंपारण पहुंचे और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जे.बी. कृपलानी के साथ मिला और राम मनोहर लोहिया सत्याग्रह से संबंध नहीं थे। अगला है जनगणना जो है 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की ज़्यादा महिलाएं हैं? तो ये आपका गोपालगंज है। ठीक, तो यहाँ बताएं तो 1000 पुरुषों के मुकाबले 1015 महिलाएं हैं और यथा भोपाल का लिंगानुपात 1015 है। भागलपुर और मुंगेर जिले का लिंगानुपात सबसे कम है, यहाँ पे 75.59% और पूर्णिया में 52.49%। निम्न साक्षरता दर, उच्च साक्षरता दर। तो ये थे आज के हमारे बिहार बीपीएससी 4.0 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और क्लास अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और पॉजिटिव कमेंट देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय। सभी को पढ़ते रहें, मस्त रहें।